हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम समझते हैं क्लास 12 कक्षा 12 रसायन विज्ञान केमिस्ट्री अध्याय नंबर 2 विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस चैप्टर का दोस्तों हम अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को समझते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को समझते हैं, जो कि ये आरबीसी बोर्ड के लिए बच्चों के लिए है। बाकी अगर अदर बोर्ड के बच्चे हैं उनके अगर ये सिलेबस में टॉपिक है, चैप्टर है, तो आप आराम से देख सकते हैं। ये है इसका पार्ट नंबर 1। इसमें हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन दोस्तों आ रखे हैं, किसी न किसी साल में आ रखे, इसलिए इम्पोर्टेंट बनते हैं, वापस भी आ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट नंबर 1 है, पार्ट नंबर 2 और आएगा आगे। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। तो कैडमियम निकल संचयक सेल में एनोड पर होने वाली अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। ये क्वेश्चन आ रखा है 2020 में। ये कैडमियम और निकल संचयक सेल होता है, वहाँ पर एनोड पर जो होती है अभिक्रिया। अब दोस्तों एनोड पर हमेशा याद रखना ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है, और ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। और यहाँ से नाम से ही क्लियर है, कैडमियम, अर्थात यहाँ पर एनोड का काम करेगा कैडमियम की रॉड। ठीक है, बट यहाँ पर ध्यान रखना जो हाइड्रोक्साइड होंगे, संख्या में 2 हैं, वो अपने में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं, अर्थात इसके साथ में कंबाइन होता है ये। ठीक है, तो इसके बारे में अगर आपको पढ़ना है कैडमियम निकल संचयक सेल क्या होता है, तो आप लोग जाके देख लेना। विद्युत रसायन नामक चैप्टर है, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसमें सारे आपके वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये 2 OH माइनस है, इसमें से एक OH एक इलेक्ट्रॉन निकालता है, उसी प्रकार से 2 OH होंगे, वो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं। और दोस्तों यहाँ देखिए 2 OH मतलब कि 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, इसमें से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन 3 होंगे, वो H2 बना देंगे। बाकी बचा 1 ऑक्सीजन जो कि कैडमियम के साथ मिलकर के वो बनाएगा कैडमियम ऑक्साइड। ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहर निकल जाएंगे। तो कैडमियम निकल संचयक सेल होता है, उसमें एनोड पर जो होने वाली अर्ध अभिक्रिया कह सकते हैं इसको। ठीक है, होने वाली अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण ये हो जाएगी Cd+2OH- डिस्चार्ज। इसका मतलब आपका सेल होगा जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है, अर्थात क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज होगा। ठीक, खत्म होगा सेल। वापस अगर इसको चार्ज करना है तो इसका हम वापस से मिलान करेंगे तो वापस चार्ज होगा, अर्थात ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 2, विद्युत अपघटन का फैराडे का प्रथम नियम लिखिए। ये क्वेश्चन आ रखा है 2017 और 20 में आ रखा है। विद्युत अपघटन होता है, इसके फैराडे का प्रथम नियम क्या कहता है उसको समझना। विद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर पदार्थ की एकत्रित हुई अथवा मुक्त हुई मात्रा उस विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा। तो जो भी इलेक्ट्रोड पर पदार्थ जो एकत्रित हुई है उसकी मात्रा या मुक्त हुई है उसकी मात्रा, उस विलयन में जो प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा है उसके समानुपाती होती है। इसका मतलब आप समझे, विद्युत की मात्रा है वो किसके समानुपाती होती है, इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ या तो मुक्त हुआ है या फिर कैसा हुआ है, एकत्रित, तो उसके समानुपाती होते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, विद्युत अपघटन का फैराडे का प्रथम नियम कहते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, संक्षारण एक विद्युत रासायनिक परिघटना है, समझाइए। ये क्वेश्चन आ रखा है 2019 में। संक्षारण कैसा एक विद्युत रासायनिक परिघटना, इसका कहने का मतलब ये है कि संक्षारण में आप समझाइए कि किस प्रकार से विद्युत रासायनिक सेल की तरह काम करता है। ठीक है, समझते इसको। देखिए, लोहे पर जंग लगने का उदाहरण द्वारा संक्षारण के विद्युत रासायनिक सिद्धांत को समझ सकते हैं। लौह धातु की सतह पर उपस्थित जल की बूंदों में वायुमंडल से ऑक्सीजन और CO2 गैस घुल जाती है। ये कहना चाहता है दोस्तों कि CO2 होता है, उसमें जल घुल जाता है तो ये बन जाता है H2CO3 बन जाता है। ठीक है, CO2 होता है, लोहा होता है, उसके ऊपर CO2 एंड H2O के मिलने से H2CO3 बन जाता है। अब यहाँ से ये क्या होगा, समझिए ध्यान से। यहाँ अशुद्ध आयरन, अब जो आपका अशुद्ध आयरन है जो कि वो कैसा है, असंक्षारित हो चुका है। ठीक है, वो अशुद्ध आयरन कहलाएगा, वो कैथोड का काम करेगा। और जो शुद्ध आयरन है, मतलब बिल्कुल उसमें कोई जंग नहीं लगा है, वो है शुद्ध आयरन, जो कि वो एनोड का कार्य करेगा। एवं सतह पर उपस्थित जलीय विलयन, जो भी सतह पर उपस्थित जलीय विलयन, अर्थात आप समझ सकते हो ये रहा। ठीक है, जिसमें O2 और CO2, तो O2 और CO2 होता है, वो घुली हुई हैं, वो किसका काम करेगा, विद्युत अपघटन का काम करेगा। अब देखो 3 चीज़ आप उनको चाहिए अगर विद्युत रासायनिक सेल की तरह काम करता है ऐसा समझना है तो। पहला, एनोड का काम कौन करता है, दूसरा कैथोड का काम कौन करता है, और तीसरा ये कि इसमें जो विलयन है या जो विद्युत अपघटन है वो कौन है। यहाँ पर आपको साफ बोला गया है कि जो अशुद्ध आयरन है वो कैथोड का काम करेगा, शुद्ध आयरन है वो एनोड का काम करेगा,
और जो विद्युत अपघटय है आपका, जिससे जलीय विलयन में जो O2 और CO2 घुली हुई है वो विद्युत अपघटय का काम करेंगे, विलयन का काम करेंगे। इस प्रकार लोहे की सतह पर एक विद्युत रासायनिक सेल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, फिर आपका सेल जिस प्रकार से काम करता है इस टाइप से यह हम समझ सकते हैं, परिघटना होती है ऐसे। ठीक है, सेल में होने वाली निम्न अभिक्रियाएं हैं। अब इसके अंदर जो अभिक्रिया हो सकती है एनोड और कैथोड पर, वो हम लोग समझते हैं। देखिए, यदि आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इसका ले सकते हो। ठीक है, जो नीचे बाकी है वो आप लोग लिख लेना। ये देखिए दोस्तों, एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है, कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है। अगर मैं आपको एनोड पर अभिक्रिया की बात करूंगा तो एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होता है, आप लोगों को ध्यान रखना है। अर्थात जहां पर ऑक्सीकरण होता है वो एनोड हो जाएगा। ठीक है, तो लोहा होगा वो होगा एनोड का काम करेगा। और लोहा क्या करता है, अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है और वो बनाता है Fe2+ और 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है। तो क्या बनाएगा, आयरन का आयन बन जाएगा। ठीक है, तो लोहे का ऑक्सीकरण होता है और वो Fe2+ आयन विलयन में चले जाते हैं। जो ये आयन बना है अब ये विद्युत अपघटय का जो विलयन था उसमें चले जाते हैं। इसमें ऑक्सीकरण हुआ। अब सेकेंड हम बात करते हैं कैथोड पर। कैथोड में क्या होता है, तो कैथोड में सिंपल है, अपचयन होता है। जो आपका जल है, ठीक है, जो जल है जो कि वो अशुद्ध, आप कह सकते हो आयरन। ठीक है, तो अशुद्ध आयरन, आयरन की तो नहीं लिख सकते हम। आयरन क्यों लिखेंगे, क्योंकि आयरन होता है वो अब अशुद्ध हो गया है, क्योंकि इसके ऊपर जल और CO2 वगैरह लग चुका है तो वो अशुद्ध हो चुका है। तो H2O अब क्या करेगा, वो जो आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं उसको वो ग्रहण करेगा और ग्रहण करके वो बनाएगा H2 और 2OH- बनाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा अपचयन की अभिक्रिया। अगर आप लोग देखो तो यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन ने ग्रहण किया है और जो आपका इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं वो दोनों आयन आपस में कंबाइन होकर के एक नया यौगिक बनाते हैं, जो कि FeOH वोल्टवाइज क्या बनाते हैं। देखिए, ऑक्सीकरण के दौरान आपका Fe2+ विलयन में चला गया और ये भी आपका अशुद्ध आयरन वाला होगा H2O, वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके 2H- और H2 बनाएगा। जो 2OH- होता है विलयन में चला जाएगा और वो Fe2+ के साथ में कंबाइन होकर के FeOH वोल्टवाइज बनाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन कि जो आपका संक्षारण है वो किस तरह से विद्युत रासायनिक परिघटना की तरह काम करता है, वो आपने समझा। अब हम समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ। समझिए, छोटा क्वेश्चन है। कम सुनाई देने वाले व्यक्तियों के श्रवण यंत्र, जो सुनने को मापने वाले जो यंत्र होते हैं इसको श्रवण यंत्र कहते हैं। तो श्रवण यंत्र के लिए किस प्रकार का सेल प्रयुक्त होता है, ये क्वेश्चन आ रखा है 2015 में। ठीक है, तो दोस्तों जो आपके श्रवण यंत्र है उसके लिए जो सेल काम में यूज़ किया जाता है वो होता है दोस्तों मरकरी सेल। तो श्रवण यंत्र में ये श्रवण यंत्र के लिए मरकरी सेल प्रयुक्त होता है, ये किया जाता है। ठीक है, मरकरी सेल। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों पांचवा, कोलराउस का नियम व एक अनुप्रयोग लिखे। अब यहाँ पर कोलराउस का जो नियम होता है इसमें जो पूछा गया था फर्स्ट में, कोलराउस का नियम व एक अनुप्रयोग लिखे, ये क्वेश्चन 2014, 15, 16, 17 में पूछा गया था। बट अगर इसी का दूसरा रूप अगर देखा जाए, इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि अथवा में लिखा गया है कि आयनों के स्वतंत्र अभिगमन संबंधी कोलराउस नियम लिखे, और इस टाइप से ये पूछा गया था 2017 में। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन एक ही है, बस इसको पूछने का तरीका अलग है। तो आंसर हो जाएगा कोलराउस का नियम क्या कहता है वो, इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघटय की मोलर चालकता, तो अनंत तनुता पर कोई भी विद्युत अपघटय उसकी मोलर चालकता उसके धनायन तथा ऋणायनों की मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। इसका मतलब समझे आप लोग। देखिए, मान लेते हैं हमारे पास में जो मोलर चालकता है वो है λm, उसके धनायन, देखो उसके धनायन ये हैं दोस्तों आपके धनायन और ऋणायनों की संख्या। तो जो V+V- लिखा है वो है धनायन और ऋणायनों की संख्या, जो कि λ+∞, λ-∞, ये क्या है, तो ये है धनायन और ऋणायन, धनायन और ऋणायन की आयनिक चालकता है। तो उसके धनायन और उसके ऋणायन ये है अनंत तनुता पर कोई भी विद्युत अपघटय उसकी मोलर चालकता है, जो कि उसके धनायन उसके ऋणायन उसके योग के कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका सूत्र हो जाएगा λm बराबर V प्लस λ∞ प्लस V माइनस λ∞ माइनस। ठीक है, यहाँ पर जो V प्लस और V माइनस हैं वो हो जाएगा दोस्तों धनायन तथा ऋणायनों की संख्या। इसको हालांकि V कहो तो भी ठीक है
और ऐसा होता है न्यू की जैसा, इसको न्यू भी बोला जाता है। तो आप लोग गलत मत समझना, मैं गलत बोल रहा ऐसे। तो चाहे तो आप इसको न्यू भी बोल सकते हैं और सिंपल वी भी बोल सकते हो, ठीक है। और दोस्तों लैम्बडा प्लस इन्फाइनाइट लैम्बडा माइनस इन्फाइनाइट क्या है, धनायन तथा ऋणायनों की आयनिक चालकता हो जाएगा। इसका अनुप्रयोग पूछ रहा है, एक अनुप्रयोग लिखिए इसका। तो दोस्तों इसका अनुप्रयोग क्या हो जाएगा, इसकी सहायता से वियोजन की मात्रा जो अल्फा होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, इसकी हम परिकल्पना कर सकते हैं। तो वियोजन की जो मात्रा होती है वह हम कोलराउस के नियम से ज्ञात कर सकते हैं, जो कि वियोजन की मात्रा ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है अल्फा बराबर लैम्बडा एम सी ओपन लैम्बडा एम नॉट, या जीरो भी बोल सकते हैं, जहाँ पर लैम्बडा एम सी क्या है, विलयन की सांद्रता पर मोलर चालकता, और लैम्बडा एम नॉट क्या है, शून्य सांद्रता पर मोलर चालकता। ठीक है, आप लोग यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इसका तो ले सकते हो, एंड देन इसका भी। दोस्तों अगला क्वेश्चन हो जाएगा छठा, चालकता को परिभाषित कीजिए। और ये क्वेश्चन आ चुका है 2012 में। ठीक है, चालकता क्या होती है, तो चालकता दोस्तों इसकी डेफिनेशन आपको मान के चलनी है कि कोई भी विलयन है और उस विलयन के अंदर दो इलेक्ट्रोड हैं जो कि वो 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। वो जो इलेक्ट्रोड है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के हैं और उसके अंदर जो भी चालक उत्पन्न हो रहा है वही कहलाता है चालकता। अब इसको हम समझते हैं लैंग्वेज, देखिए किताब के हिसाब से। चालकता उस विलयन का चालकत्व है जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के दो इलेक्ट्रोडों जिनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो उसके मध्य भरा हुआ है, जो कि विलयन। ठीक है, क्योंकि इस विलयन का आयतन 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मिलीलीटर होता है, अतः संक्षेप में 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मिलीलीटर ml विलयन का चालक जो होता है वही कहलाता है विलयन की चालकता। मैंने आपको बताया कि विलयन है जो कि इसका जो आयतन है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 ml बोल सकते हो, और दो इलेक्ट्रोड हैं जिनका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के और वो 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं, तो फिर उस आयतन में जो भी चालक उत्पन्न होगा वो उस विलयन की चालकता कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 7वां, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का नामांकित चित्र बनाइए। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ भी सकता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसको हम SHE बोल सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है देखिए SHE, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो इसका चित्र देखिए ध्यान से आप लोग। एक बीकर लिया गया है, एक हमने प्लेटिनम की रॉड ली है, उसमें डुबा दिया है, उस प्लेटिनम की रॉड से हमने एक तार को बांध दिया है। ठीक है, जो कि वो बैटरी से कनेक्ट होता है, और उस प्लेटिनम का जो आपकी रॉड होती है इसके ऊपर हम कांच का एक ट्यूब लगा देते हैं जिसमें एक छिद्र होगा जिसमें दाब हाइड्रोजन H2 1 बार हो पर हाइड्रोजन होती है गैस, जो कि डालेंगे हम लोग इसको। एंड इसके बाद में जो विलयन होगा वो होगा 1 मोलर का H+ विलयन जो कि HCl का होता है। ओके, और यहाँ पर एक चीज़ लगा देंगे हम प्लेटिनम के नीचे, सूक्ष्म विभाजित प्लेटिनम से लेपित प्लेटिनम का पत्र लगा देंगे यहाँ से, और इस प्रकार से ये जो परिपथ हो अर्ध सेल बोल सकते हो दोस्तों इसको, क्योंकि ये जो होता है वो विद्युत रासायनिक जो सेल होता है वो किसी कैथोड वाले पर या फिर एनोड वाले पर कनेक्ट होगा, और उस विद्युत रासायनिक सेल में इसको यूज़ किया जाता है ज्ञात करने के लिए, मान ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग इसको देख लीजिए ध्यान से, फिर इसको एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए तो आराम से आप बना सकते हो और नंबर ला सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों 8वां, प्रतिरोधकता का SI मात्रक लिखिए, जो कि ये क्वेश्चन पूछा गया था 2015 में। दोस्तों ये प्रतिरोधकता होता है, इसका मात्रक होता है ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर। ओके, और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो ये पूछ सकता है आपको प्रतिरोधकता का मान क्या है और प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का आपको पता है ओम, तो प्रतिरोधकता का हो जाएगा ओम मीटर। ठीक है, मोलर चालकता का मात्रक क्या होता है, जो कि 2008 में पूछा गया था क्वेश्चन। तो मोलर चालकता होती है, इसका मात्रक होता है प्रति ओम सेंटीमीटर मोल। बार बार प्रति नहीं बोलेंगे, अगर ये नहीं दिखा है तो मोलर चालकता का मात्रक हो जाएगा प्रति ओम सेंटीमीटर मोल। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 10वां, डैनियल सेल में इलेक्ट्रोडों पर होने वाली ऑक्सीकरण एवं अपचयन की अर्ध अभिक्रिया लिखिए। तो डैनियल सेल होता है, उसमें ऑक्सीकरण की और अपचयन की अर्ध अभिक्रिया हमको लिखनी है, अर्थात आपको ये तो बहुत तरीके से पता होगा क्योंकि ये बहुत आसान भी है और साथ में इसको मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है, आप लोग जाके देख लेना। ठीक है, वीडियो। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2013 और 2017 में। तो दोस्तों इलेक्ट्रोडों पर होने वाली अभिक्रिया
अगर हम बात करेंगे ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, तो इसमें क्या होता है, जो विद्युत रासायनिक जो सेल होता है इसका एग्जाम्पल डैनियल सेल होता है। इसमें हम लोग जिंक की बात करेंगे तो जिंक होता है वो क्या करता है, एनोड का काम करता है, जो कि वो अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है और इस प्रकार से वो Zn2+ आयन बनाता है, जो कि विलयन में चला जाता है। एंड देन अपचयन की अभिक्रिया की हम बात करेंगे तो दोस्तों अपचयन की अर्ध अभिक्रिया हो जाएगी कि जो कॉपर होता है 2+, जो कि वो सॉल्यूशन में से आएगा, CuSO4 सॉल्यूशन होता है इसमें से, एंड Cu2+ होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा एंड वो बना देगा कॉपर सॉलिड, जो कि एक रोड का काम करेगा बाद में, ठीक है। तो ये हो जाएगा कैथोड पर रिएक्शन। तो ये दोनों हो जाएंगी अर्ध अभिक्रिया, जो कि ऑक्सीकरण और अपचयन की, डैनियल सेल की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 11th, सीसा संचयक सेल में एनोड पर होने वाली अर्ध अभिक्रिया, अर्ध सेल अभिक्रिया लिखिए। ये क्वेश्चन आ रखा है 2004 में। दोस्तों ये जितने भी पीछे बैटरी वाले सेल होते हैं ना, बैटरी नामक टॉपिक है, उसमें जितने भी सेल हैं उनको आपको यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि अर्ध अभिक्रिया लिखिए, अर्ध अभिक्रिया लिखिए, अर्ध सेल अभिक्रिया लिखिए। तो सीसा संचयक सेल होता है, इसमें एनोड पर मतलब ऑक्सीकरण वाली चीज़ होगी इसमें भी, ठीक है। सीसा मतलब लेड होता है, जो कि लेड होता है वो एनोड का काम करता है। उसके साथ में जो आपका सल्फेट होता है आयन 2- एक्वस फॉर्म में, वो अपने में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है, वो कंबाइन हो जाएगा लेड के साथ में और बना देगा लेड सल्फेट और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर। तो यहाँ से ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है, तो ये हो जाएगा एनोड का काम करेगा और ऑक्सीकरण अभिक्रिया लेड संचयक सेल की, ठीक है। दोस्तों बात करेंगे लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन 12वां, विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक क्या है। 2014 और 17 में पूछा गया था क्वेश्चन। और विशिष्ट चालकता होता है, इसका क्या तात्पर्य होता है, समझिए ध्यान से। किसी चालक के लिए विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता या केवल चालकता कहते हैं। सिंपल सी बात है कि विशिष्ट प्रतिरोध होता है इसका विपरीत। तो विशिष्ट प्रतिरोध को हम दर्शाते हैं दोस्तों रो से, और विशिष्ट चालकता को दर्शाते हैं कप्पा से, जो कि यहाँ पर लिखा गया है ग्रीक अक्षर कप्पा, इसको बोलते हैं कप्पा, ठीक है। कप्पा से निरूपित करते हैं किसको, विशिष्ट चालकता को। तो विशिष्ट चालकता को कप्पा से और विशिष्ट प्रतिरोध को रो से। तो रो का उल्टा मतलब 1/रो, ठीक है। रो का उल्टा, रो मतलब RHO, ठीक है, ये चीज़ें। तो इसका उल्टा मतलब इसका व्युत्क्रम, वही क्या कहलाती है, विशिष्ट चालकता कहलाती है। बाकी इसका अगर मात्रक की हम बात करेंगे, इसका आप लोग उल्टा भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर दे रखा है दोस्तों प्रति ओम सेंटीमीटर, या फिर ये होता है सीमेंस, एस का मतलब होता है सीमेंस, तो सीमेंस प्रति ओम, सीमेंस प्रति ओम या प्रति ओम सेंटीमीटर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के। बाकी कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।